बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुशामदीद। मैं हूं अम्मार यासिर। नाज़रीन, आज बहरिया टाउन केस का फ़ैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट में। ये केस गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से चल रहा था और इस मामले में आज बहरिया टाउन अमल दरामद केस का सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला करते हुए बहरिया टाउन की तरफ से 460 अरब रुपए की जो पेशकश है कराची के बहरिया टाउन कराची के हवाले से, उस पेशकश को कबूल कर लिया है। और अब नैब को साथ ही अदालत ने ये अहकामात दिए हैं कि वो कोई भी रेफरेंस दायर नहीं करें, उनको रेफरेंस दायर करने से रोक दिया है। ये फैसला जो है ये 21 मार्च तक महफूज कर लिया गया था। इससे पहले बहरिया टाउन ने कई 250 अरब से ये उन्होंने शुरू की थी अपनी जो पेशकश थी। जो लास्ट फैसला जब महफूज हुआ तो उस वक्त 450 अरब रुपए की बात बहरिया टाउन की तरफ से की गई थी, लेकिन आज 10 अरब रुपए उसके अंदर इजाफा किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, ये उनकी पेशकश को कबूल कर लिया और फैसला उनके हक में कर दिया। अब जिन लोगों ने उधर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की कमाई उधर लगा रखी थी, जो इस हवाले से काफ़ी परेशान थे कि ना जाने क्या फ़ैसला है। अब उन्होंने गालिबन सुकून का सांस लिया होगा। क्या सूरत हाल है, क्या मामलात रहे, किस तरह ये सब कुछ तय पाया, और अब क्या नैब में बहरिया टाउन के खिलाफ कोई केस दायर नहीं होगा? हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से कंबर जैदी, डेडलाइन प्रोग्राम के होस्ट हैं और सहाफ़ी हैं, उन तमाम मामलात को कवर करते हैं। कंबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अम्मार साहब। कंबर, ये बताइए कि आज ये फैसला हो गया तो क्या अब ये समझा जाए कि नैब में बहरिया टाउन कराची के हवाले से कोई भी रेफरेंस तैयार नहीं होगा और उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है? जी बिल्कुल अम्मार साहब, ऐसा ही है कि बहरिया टाउन कराची के हवाले से हैं जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। लेकिन अगर बहरिया टाउन तख्त पड़ी और मरी की बात की जाए, 2 मज़ीद केसेस हैं बहरिया टाउन पर, उसके हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई है। अलबत्ता कराची का मामला इसलिए क्लियर हो गया कि 460 अरब की जो ऑफ़र मलिक रियाज साहब की जानिब से दी गई अपने वकील के ज़रिए, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली है। और उस ऑफ़र के एवज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि नैब उनके ख़िलाफ़ कराची बहरिया से रिलेटेड कोई केस नहीं दायर करेगा, और अगर नैब चाहेगा दायर करने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से मशरूत कर दिया गया है। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट इजाज़त नहीं देगा नैब को, तब तक नैब इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। आज जस्टिस अजमत सईद शेख ने इस मामले की समाअत की। वो इसी मामले की समाअत पहले भी कर चुके हैं, और आपने ख़ुद बताया कि 250 अरब से ये ऑफ़र शुरू हुई थी, तो लास्ट टाइम ये 450 अरब पे आई। आज इसमें 10 अरब का मज़ीद इजाफा हुआ जब जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि फ़ाइनल आखिरी दफ़ा आप एक सोच लें कि आपने ये केस निपटाना है या फिर हम नैब को हुक्म दें कि वो रेफरेंस दायर करे। तो 10 अरब बढ़ाए गए मलिक रियाज की जानिब से। 450 से 460 अरब पे जब आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब कार्रवाई नहीं करेगा, और अभी जो है बहरिया टाउन को 7 साल में ये जो है रकम अदा करनी होगी, जो उन्होंने मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी से ज़मीन ली थी एक्सचेंज के थ्रू। और इसके जो अदायगी के प्रोसीजर है वो ये तय पाया है कि पहले 4 साल जो है 2.25 अरब हर महीने जमा कराने होंगे, और इसके बाद बकाया रकम जो है आखिरी 3 सालों में जमा कराई जाएगी। अगर बहरिया टाउन की जानिब से रकम नहीं दी जाती 2 महीने की तो डिफ़ॉल्ट कंसिडर होगा, और इस डिफ़ॉल्ट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये साथ साथ जो है नैब को भी हुक्म दायर कर सकती है कि वो इस हवाले से रेफरेंस फ़ाइल करे। और अगर लेट पेमेंट जमा कराई जाएगी तो 4% इंटरेस्ट होगा जो कि बहरिया टाउन को देना होगा। इसके साथ साथ बहरिया टाउन ने अपनी तमाम जो सिनेमाज़ हैं, जो उनकी ज़मीनों पे पार्क बने हुए हैं, और जो दीगर पब्लिक प्लेसेस बनी हुई हैं, उस हवाले से तमाम तर ज़मीन सुप्रीम कोर्ट को गारंटी के तौर पर रखवाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अहकामात जारी किए हैं कि जब तक हम नहीं कहें तब तक नैब
कोई इस हवाले से रेफरेंस दायर नहीं करेगा। यहाँ पे ये बताना बात बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कराची बहरिया का केस क्लियर हुआ है। अगर बहरिया टाउन तक पड़ी और मरी की बात करें, क्योंकि लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोग जानना चाहते हैं, तो वो केसेस अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। अलबत्ता बहरिया टाउन कराची में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आज हमें खुश भी दिखाई दिए, प्रॉपर्टी डीलर्स भी खुश दिखाई दिए। बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल भी बनी जब जस्टिस अजमत सईद ने यह फैसला सुनाया, तो अदालत में हमने देखा कि जो शाज़ो नादिर होता है कि तालियां बज पड़ी, जजेस उठ के चले गए। तो एक तरह से एक प्रॉपर्टी डीलर और जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बहरिया टाउन को 460 अरब रुपए के एवज क्लियर कर दिया गया है। और ये तमाम तर रकम जो है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये कहाँ जमा कराई जाएगी। इनिशली ये सुप्रीम कोर्ट में ही जमा कराएगी, 30 तारीख दी है, 27 अगस्त को पहली इंस्टॉलमेंट देनी है और 30 सितंबर को जो है वो पहली किस्त जमा कराई जाएगी। जो डाउन पेमेंट है वो 27 अगस्त को जमा कराएंगे हुकूमत से। कमर, ये बताइएगा कि ये जो बहरिया टाउन कराची का पूरा प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से ये खबरें भी थी कि कुछ ज़मीनों पे कब्जा किया गया, कुछ लोग मुतासरीन थे जिनकी तरफ से ये क्लेम किया गया था कि उनकी ज़मीनों पे कब्जे किए गए हैं। तो ये अब सारा क्लियर हो गया मामला? ये जितनी भी उन्होंने एक्वायर की हुई है लैंड वहाँ पे बहरिया टाउन कराची के हवाले से, वो तमाम अब लीगल शुमार की जाएगी? जी बिल्कुल, जब तक ये मामला तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक बहरिया टाउन पूरी पेमेंट्स नहीं दे देता, तब तक जो है मामला आप कह सकते हैं कि किसी भी टाइम अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं या पेमेंट प्रोसीजर्स पे पूरा नहीं उतरते जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, तब तक तो ये मामला आप कह सकते हैं रिस्क पे है। लेकिन अगर बाकायदगी के साथ दी जाती हैं पेमेंट्स तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया है। इस हवाले से जितने भी क्लेमेंट्स थे अगर वो आएंगे तो वो अलग से पेटिशन दायर कर सकते हैं कि उनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। फ़िलहाल जो ये केस चल रहा था ये मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बहरिया के हवाले से चल रहा था। सिंध हुकूमत भी शामिल थी इसमें, और सिंध हुकूमत की जानिब से आज एडवोकेट जनरल ने कहा भी कि जो पैसे जमा कराएं वो सिंध हुकूमत को जमा कराएं, जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत तो कहती थी कि हमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये दावा था। और इसके साथ साथ सिंध ये भी कहा जा रहा था कि इस बहरिया टाउन की जो एक्सचेंज ऑफ लैंड हुई है इन बहरिया टाउन और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान, इससे कोई हुकूमत को या कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचा है। जस्टिस फैसल अरब ने वाज़ेह रिमार्क्स दिए कि हमें पता है कि ज़मीन आपने कैसे ली, किस तरह से ली, और जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हमें पता है कि आपने ये ज़मीन कितने की ली। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक हद तक बहरिया टाउन का मामला क्लियर कर दिया है और 460 अरब के एवज जो है मलिक रियाज वो जमा कराएंगे और उसके एवज उनको ज़मीन के मालिकाना हकूक दे दिए जाएंगे। अच्छा कमर, ये बताएं जो 460 अरब रुपए जमा होंगे अगले 7 सालों में, इनका क्या मसरफ क्या होगा, किस चीज़ में इस्तेमाल किए जाएंगे? ये देखेंगे 460 अरब रुपए का ये जो मामला है ये उस ज़मीन के एवज है जो आप कह सकते हैं जहाँ पे बहरिया टाउन कराची की ज़मीन इन्होंने ख़रीद के जहाँ पे लोगों को प्लॉट्स दे रहे हैं, ये उस ज़मीन की कीमत है। बेसिकली मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो लैंड स्वैपिंग हुई थी तो वो अदालत ने कहा कि ये लैंड स्वैपिंग जो है किसी भी तरह से तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरती, जो कीमत इस टाइम चल रही थी उसके तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरती। आपने किस तरह से ये कर लिया, ये हुकूमत की ज़मीन है, आप किस तरह से ऐसे दे सकते हैं कि आपने लैंड स्वैप कर लिया बग़ैर किसी अथॉरिटीज़ की अप्रूवल के, या अथॉरिटीज़ का जो अप्रूवल था उसमें भी मेलाफाइड यानी बदनीयती शामिल थी। अब बेसिकली ये जो 460 अरब रुपए हैं ये उस ज़मीन की कीमत है जहाँ पे बहरिया टाउन बनाया गया है और लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी थी। तो ये भी एक खदशा था सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी देखना था। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि हमें लोगों की इन्वेस्टमेंट का और लोगों का ख्याल है, इसीलिए अभी 30% जो है गारंटी के तौर पर रकम जो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं उससे सुप्रीम कोर्ट आएगी। वो इन केस है कि बहरिया टाउन अगर नहीं किस्तें देगा लोगों की जो डेवलपमेंट है, ताकि उस रकम से लोगों को पैसा वापस कर दिया जाए, लोगों का पैसा ना डूबे। लेकिन बहरिया टाउन के हवाले से अभी भी मरी और तख्त पड़ी के हवाले से बिल्कुल मामला क्लियर नहीं हुए हैं। जब तक उनका क्या मामला किया वो तो एक कमर, उन दोनों जो प्रोजेक्ट्स का आप बात कर रहे हैं मरी और तख्त पड़ी, उसका क्या तय किया गया है? क्या वो अब आगे बात होगी, ये अलग केस हो गया और वो दो अलग केसेस चलेंगे?
बिल्कुल जस्टिस अजमत सईद ने कहा था कि ये हम कराची वाले मामले को देख लें, क्योंकि इस हवाले से डिटेल जजमेंट आई थी, 5 रुकनी बेंच के आगे ये मामला लगा था। और उसके बाद अब जो है तख्त पड़ी और मरी में भी इसी तरह लैंड इंक्रोचमेंट के हवाले से शिकायत हैं। लैंड इंक्रोच किया गया और वो जो है फॉरेस्ट लैंड था। फिर उसमें बड़ी डेवलपमेंट ये भी थी कि चौधरी परवेज़ इलाही उन दिनों में वज़ीर आला थे, उन्होंने जो है फॉरेस्ट की ज़मीन गिफ्ट की, उसके बाद अपने ही भतीजे के ज़रिए वो ज़मीन वापस ख़रीद ली। तो वो अदालत में अलग से चल रहा था, लेकिन जस्टिस अजमत सईद ने इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अभी जो फैसला हुआ है वो बहरिया टाउन कराची के हवाले से हुआ है, और बहरिया टाउन कराची में जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, जो लोग वहाँ पे घर बना रहे थे, जिन लोगों ने वहाँ पे सरमायाकारी की हुई थी, अभी उनके लिए अच्छी खुशखबरी है कि वो बहरिया टाउन कराची का एटलीस्ट मामला जो है मलिक रियाज सेटल करने में कामयाब हो गए हैं। और उसके बाद हमने मलिक रियाज की ट्वीट भी देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी है, और जो है कुरान की आयत को कोट किया उन्होंने। और अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहे तो तख्त पड़ी, और तवक्को ये की जा रही है कि तख्त पड़ी और मरी की ज़मीन भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अदालत की जानिब से पहले मलिक रियाज ने 250 अरब की ऑफ़र दी, वो कबूल नहीं की गई। फिर जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि अगर आप ये ऑफ़र कर रहे हैं तो हम जो है ज़मीन की वैल्यू लगवाएंगे, और आज के हिसाब से जो ज़मीन की वैल्यू बन रही होगी हम उस पर आपको कहेंगे कि वो रकम की अदायगी करें। इससे बेहतर है कि आप खुद ऐसी कोई मुनासिब बात करें कि लोगों का भी नुकसान ना हो और बात भी बन जाए, आप भी नैब से बच जाए। अच्छा, जिसके बाद हमने देखा कि 400 अरब की गई, फिर 450 अरब की गई, अब 10 अरब उसमें मजीद ऐड किए गए हैं, 460 पे तकरीबन ये मामला तय पाया है। अच्छा कंबर, अब नैब ने आज भी मलिक रियाज साहब को नोटिस किया है, लेकिन वो एक डिफरेंट केस में है, वो गालिबन कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें किया है। तो बहरिया टाउन से रिलेटेड नैब अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता एज पर ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अमार साहब, इसमें क्लैरिटी की बिल्कुल ज़रूरत है। ये बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड नैब अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन वो तो फेक बैंक अकाउंट केस है, और उसमें बिल्कुल नैब वो डिफरेंट एक सब्जेक्ट है, डिफरेंट डोमेन है, उसमें बिल्कुल नैब कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड हैं, कि उससे रिलेटेड कोई भी मामला होगा नैब उसमें कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर करेगा नैब तो सुप्रीम कोर्ट से पहले उसकी इजाज़त लेगा। ठीक है। अच्छा, मलिक रियाज साहब आज तशरीफ लाए थे, उनकी सेहत के हवाले से भी काफ़ी खबरें गर्दिश में थीं और वो मुल्क से बाहर थे, क्या वो वापस आ गए और मौजूद थे अदालत में? जी अमर साहब, मैं सुना नहीं आपको। मैं ये पूछ रहा हूँ कंबर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये सवाल मेरा ये था कि क्या मलिक रियाज साहब तशरीफ लाए थे आज वहाँ पे, और उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश में थीं, उनकी सेहत के हवाले से अब क्या उनकी सेहत कैसी है उनकी, और क्या किस तरह नज़र आ रहे थे वो? मलिक रियाज साहब की जी सेहत के हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो बीमार हैं, और दूसरी बात है उन्हें केसेस का भी सामना करना पड़ रहा था, तो इस वजह से वो जो है नहीं आ रहे थे। जब भी ये केस होता था तो वो पेश नहीं होते थे, तो मुख्तलिफ क्या सराइयाँ थी, लेकिन हमें ये पता लगा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। और जब तक ये केस चलता रहा उस दौरान मलिक रियाज साहब हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। अच्छा, आज भी मौजूद नहीं थे वो अदालत में? नहीं, आज मौजूद नहीं थे वो, सुबह के टाइम। ठीक। तो बहुत बहुत शुक्रिया कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन आज बहरिया टाउन के हवाले से जो केस अदालत आज उसका फैसला हो गया। बहरिया टाउन कराची के हवाले से वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को भी ये ऑर्डर कर दिए हैं कि वो बहरिया टाउन कराची के हवाले से कोई भी रेफरेंस फाइल नहीं करेंगे बगैर सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के। अगर कोई केस बनेगा, कोई रेफरेंस बनेगा, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से पेशगी इजाज़त लेनी होगी। 16,896 एकड़ ज़मीन है ये बहरिया टाउन कराची की, जिसके ऊपर आज फैसला किया गया है। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को 7,675 एकड़ ज़मीन जो है वो वापस की जा चुकी है। अदालत ने जो 460 अरब रुपए के ऊपर ये बात तय हुई है, अब ये किस्तों में अगले 7 बरसों में ये रकम बहरिया टाउन जमा करवाएगा, और इसके लिए बहरिया टाउन ने
अपने प्रोजेक्ट में मौजूद पार्क्स, सिनेमा और दीगर कुछ अहम इमलाक हैं जिनको वहाँ पे गिरवी रखा गया है। और ये जहाँ वो 99 साल की लीज पे होंगे तमाम घर जो भी होंगे वहाँ पे, तो अब ये मामला लीगलाइज हो गया है, लीगल हो गया है। और बहरिया टाउन में, कराची में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी उम्र भर की पूंजी उस प्रोजेक्ट में लगाई हुई थी, तो अब वो यकीनी तौर पर खुश भी होंगे और उन्होंने सुकून का सांस भी लिया होगा। देखना ये है कि अब जो बाकी 2 प्रोजेक्ट्स और हैं, मरी का और तख्तपड़ी का, जैसे कंबर ने फरमाया कि उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ, कुछ जो केस अब चलेगा उसके हवाले से जो पेशकश बहरिया टाउन की तरफ से की जाएगी उसके ऊपर फिर अदालत, मौजूदा अदालत ये फैसला करेगी कि उनको ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ये जो रकम जमा हो रही है इसके हवाले से अदालत में भी ये अदालत ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि ये सही जगह पर और तरीके से खर्च की जाएगी और उसके हवाले से आगे जब ये रकम जमा होगी तो बताया जाएगा कि ये रकम किस मद में खर्च की जा रही है। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुज़श्ता जुम्मे जब न्यूजीलैंड में एक दहशतगर्द ने मस्जिद पर हमला किया और वहाँ पर 50 नमाजियों को शहीद किया, तो तमाम ही दुनिया में उस दहशतगर्द की न सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि जो न्यूजीलैंड के अपने अवाम हैं उन्होंने भी इस अमल की मजम्मत की। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म की तरफ से जो कायदाना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया गया, उनकी वजह से, उनके उन इक़दामात की वजह से न्यूजीलैंड के मुआशरे में पैदा होने वाली इंतहा पसंदी और जुनूनियत का नासूर अपने पैदा होने से पहले ही दम तोड़ गया। आज न्यूजीलैंड के तमाम शहरी अपने मुसलमान जो उनके साथी हैं उनके साथ हैं, जो उनके मुल्क के शहरी हैं उनके साथ हैं, न सिर्फ उनके साथ हैं बल्कि उनकी अगले ही रोज़, उसके बिल्कुल अगले ही रोज़ उनकी हिफाजत के लिए मसाजिद के बाहर शील्ड बन के खड़े हुए थे। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी फौरी तौर पर कवानीन में तब्दीली की, कवानीन को सख्त किया और इस हवाले से नए कवानीन भी लाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे मुल्क के एक शहर भावलपुर में एक तालिब इल्म ने भी अपने प्रोफेसर को कत्ल कर दिया। उसने अपने जो इकबाल जुर्म उसने किया, उस तालिब इल्म ने, उसका कहना ये था, उसके मुताबिक उसके जो प्रोफेसर हैं, जो उस्ताद हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर कोई मज़हब की तौहीन की थी और उसकी नज़र में वो काबिले मज़म्मत तो थी ही और उसके ख़्याल से उसने बहुत अच्छा काम भी किया है। ये वो मेंटालिटी है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप ख़ुद ही वहाँ पे मुनसिफ बन जाएं और ख़ुद ही फ़ैसले करने लगें। और उस्ताद की एक अपनी हैसियत है, असातिज़ा की इज़्ज़त की जानी चाहिए और किसी की राय को अगर आपकी राय से मुतसादिम है वो राय, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी जान के तरपे हो जाएं और उसको कत्ल कर दें। इस इंतहा पसंदी की सोच को तब्दील करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि आज ही इंसदाद दहशतगर्दी पेशावर की अदालत ने एक लड़का जो मिशाल खान, जिसको एक हुजूम ने इसी बुनियाद पर कत्ल कर दिया था, यही इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया था, आज उसमें से 2 लोगों को सज़ा हुई और 2 लोग बरी हो गए। लेकिन जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, जो सज़ा उनको हुई, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम तो है कत्ल का, लेकिन उन्होंने जो झूठा इल्ज़ाम उस नौजवान पे लगाया था, उस हवाले से कानून ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुबशिर ज़ैदी साहब, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। मुबशिर ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुबशिर ज़ैदी साहब, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म की हम लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली बहुत तारीफ़ हो रही है उनके कंडक्ट की, कि उन्होंने अपने मुल्क में जनूनियत को पैदा नहीं होने दिया और अपनी सलाहियतों से उसको रोका। लेकिन हमारे मुल्क में लोगों का टेम्परामेंट इतना कम हो गया है कि छोटी छोटी बात पर उस्ताद को अब कत्ल कर दिया एक लड़के ने भावलपुर में और इल्ज़ाम उस पर लगा दिया तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का। ये इतना आसान कैसे होता जा रहा है? हुकूमत इसके ऊपर कब काम करेगी, आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि वक्तन फवक्तन जो हुकूमत का अपना कंडक्ट रहा है इंतहा पसंदी से निमटने का, उस पर बहुत सवालिया निशान हैं। दहशतगर्दी तो हमने ख़त्म कर दी है तकरीबन, मगर जो इंतहा पसंदी है वो अभी भी हमारे माशरे में पनप रही है, जिसका मुजाहरा हमने फैज़ाबाद धरने के मौके पर देखा। उसको जिस तरह से फिर हल किया गया,
तो जब रियासत ये तसव्वुर दे दे अपनी आवाम को कि एक छोटा सा जत्था आकर के पूरे मुल्क को जाम कर सकता है और रियासत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो ये तो फिर सोच ट्रिकल डाउन होती है नीचे तक। और जो कल हुआ है बहावलपुर के सादिक एडजर्टन कॉलेज में, वो इतना अंदोनाक है, इतना तकलीफदेह है, और उस पर जिस तरह के रिएक्शन आए हैं कि वो इतने जबरदस्त वहाँ के उस्ताद थे और ना वो लेने में थे ना देने में। स्टूडेंट अफेयर्स ने एक फंक्शन वो किया था, लेकिन वो लड़का जिसकी उम्र 19 साल है, आप ये देखें, उसने उनको स्टैब किया, बिल्कुल ही वहशियाना तरीके से उनका कत्ल किया। और उसके बाद जो उसकी वीडियो आई है जिसमें वो किसी भी किस्म की पशेमानी का जो है इजहार भी नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा है कि हमारा कानून जो है वो गुस्ताखों को जो है वो छोड़ देता है। अब ये जहनियत कब से आई? ये जहनियत तब से आई जब गवर्नर सलमान तासीर को शहीद किया गया, उसके बाद उसके कातिल को हीरो बनाया गया। तो ये सारी चीजें देखें, हमारे माशरे में ये इंतहा पसंदी बहुत अरसे से पनप रही है, और अगर इसका तदारक नहीं किया गया, जिसके बारे में नेशनल एक्शन प्लान में भी बात हुई, तो ये चीज बढ़ती जाएगी। इसको रोकना होगा हमें, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें मिलकर बैठकर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी जमातें इस पर तैयार नहीं हैं। उसके अलावा जो हमारे जो तंजीमें हैं उनको दूसरी सपोर्ट भी होती है, तो वो ये सारा मामला इतना जल्दी सुलझने वाला नहीं है। ये हुकूमत जब खुद नहीं खड़ी होगी, जिस तरह न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न खड़ी हुई हैं, आप देखिए उन्होंने खड़े होकर ये कहा है कि हाँ, हम इनके सर पे हाथ रखेंगे, हम इनके जख्मों पर मरहम रखेंगे। हमारे अवाम के जख्मों पे तो सिर्फ नमक छिड़का जाता है, सॉरी टू से। तो ये डिफरेंस है वहाँ की लीडरशिप का और यहाँ की लीडरशिप का। वहाँ 1.5% मुसलमान हैं और हमारे यहाँ 3% अक़लियतें हैं। आप ये देखें हम अक़लियतों के साथ क्या सलूक करते हैं अपने मुल्क में, ये भी देखना होगा। सिंध में अभी आज भी घोटकी में वाक़या हुआ है कि जहां 2 हिंदू बच्चियों को जो अंडर एज हैं उनको फोर्सेबली कन्वर्ट करके उनके निकाह पढ़ा दिए गए हैं। इस सारी, तो मुझे बताइए, क्या हिंदू कन्वर्जन के लिए सिर्फ आपको बच्चियां मिलती हैं जो कि 18 या उससे कम साल की होती हैं, जिनके साथ शादी करनी होती है? बाकी जो उनकी लोग हैं वो क्यों नहीं इस्लाम कबूल करते? तो थोड़ा सा हमें माशरे में रवादारी को, अदब बर्दाश्त को फरोग देना होगा, और हमें तालीमी इदारों में इस चीज़ पे बेतहाशा बहस करनी होगी। हुकूमती ऐवानों में जहां हम फजूल में एक दूसरे को सियासी तौर पर सिवाय तनकीद करने की कुछ नहीं करते, वहाँ पर भी एक सेहतमंद बहस होनी चाहिए। जो कवानीन हैं उसको उन पर अमल होना चाहिए। सोशल मीडिया जिसके ऊपर हर कोई एक दूसरे को कभी गद्दार करार दे रहा होता है, कभी काफिर करार दे रहा होता है, उसको भी रोकना होगा। तो ये काम तो जाहिर है हुकूमत के हैं, मगर जब हुकूमत जो है वो खुद ही सरेंडर करेगी मुट्ठी भर इंतहा पसंदों के हाथों, तो जाहिर है आवाम तो फिर लाचार है, उनके पास तो ताकत भी नहीं है और वो रोक भी नहीं सकते। अच्छा मुबशिर रज़ी साहब, प्रायोरिटीज डिफरेंट है, हुकूमत की विल नहीं है, या कोई और बात है, करना ही नहीं चाहते? क्योंकि न्यूजीलैंड की वजीर आजम के बाद हमें तो यहाँ ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी तो शायद वो लोग हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो कर दिया जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान जो है वो गुज़िश्ता 4 बरस में नहीं कर पाया, 4.5 बरस में नहीं कर पाया। उन्होंने एक डिसीजन लिया और कहा कि न्यूजीलैंड में सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वेपन जो है वो बैन कर रहे हैं, और आज से उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। हमारे मुल्क में सबसे जो बड़ी चीज है वो डीज है, इतना असलहा है और वो भी नाजायज असलहा है जो अफगान जहाज में आया, जो उसके बाद जो 9/11 के बाद यहाँ आया, उसको हमें लोगों को डिसआर्म करना होगा और उसके लिए हुकूमत को एक मजबूत किस्म का प्लान देना होगा। जब तक हम दलील का जवाब गोली से देते रहेंगे
ये चीज़ ऐसे ही रहेगी। अच्छा मुबशिर जैदी साहब, आप क्या समझते हैं कि चीज़ों को दुरुस्त, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड में तो एक वाकया हुआ, वहाँ तो माहौल भी डिफरेंट है, वहाँ का मुआशरा भी डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो ये मामला गुज़श्ता 40 साल से चल रहे हैं। अफगान वॉर जो पहली हुई थी 79 में, उस वक्त से इन्वेजन के बाद से मामला चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हमें स्कूल लेवल पे जाके निसाब में तब्दीली करनी पड़ेगी, वहाँ से चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके अगले 10-15 सालों में शायद बेहतरी आ जाए? देखिए, हमें सोच तब्दील तो करनी होगी, लेकिन ये तो सब कुछ तब होगा जब हुकूमत की अपनी विल होगी। जब हुकूमत ही दबक के बैठी रहेगी। 40 साल में जो हुआ, मुझे बताइए, क्या जिहाद का तस्वुर, क्या पूरी पाकिस्तानी कौम जिहाद करने के लिए चली गई थी या जिहाद के ऊपर लग गई थी? नहीं। एक सिलेक्टेड आपके बहैसियत कौम हम बहुत मॉडरेट है, लेकिन चंद मुट्ठी भर इंतहा पसंद हमें जो है वो यरगमाल बना लेते हैं, चाहे वो तालिबान के नाम पर बना ले, चाहे वो अलकायदा के नाम पर बना लें, चाहे वो TLP के नाम पर बना लें, चाहे और किसी जमात के नाम पर बना लें, यहाँ या कराची में लिसानी बुनियाद पर बना लें आप। तो हर जगह ऐसा ही है, जब तक रियासत खुद ये तय नहीं करेगी कि इस अफरेज के साथ उसने लड़ना है, खड़े होना है, और आवाम को ये यकीन दिलाएगी कि हाँ हमारी सपोर्ट है आपको कि आप इस मुल्क में इंतहा पसंदी ख़त्म करें। उस उस्ताद को जो कि बच्चों को पढ़ा रहा है, जब तक आप उसको ये एतमाद नहीं देंगे कि वो लोगों के जहन साजी करे एक अमन की तरफ और इंतहा पसंदी को रोके, तब तक ये चीज़ जो है ख़त्म होने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर जैदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। तफसीलन आज कल गुज़श्ता रोज़ जो भावलपुर में हुआ, जिसमें एक तालिब इल्म ने अपने उस्ताद को कत्ल कर दिया और इल्ज़ाम उसने तौहीन मज़हब का लगा दिया उस्ताद के ऊपर। और वो न सिर्फ जो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, न सिर्फ ये कि वो उस पे अपने इस काम पर खुश था और उस पे वो मुतमईन भी नज़र आ रहा था, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि मुआशरे में अगर इंतहा पसंदी जड़ पकड़ ले, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। आज पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मिशाल खान को, जिसको 2 साल 3 साल 2017 में उसको कत्ल किया गया था, और यही इल्ज़ाम उस नौजवान पर भी, 23 साल के उस नौजवान पर लगाया गया था कि उसने तौहीन मज़हब की है, तौहीन रिसालत की है। एक मॉब ने, एक हुजूम ने यूनिवर्सिटी के अंदर उसको कत्ल कर दिया था। पहले उसके ऊपर तशद्दुद किया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। उस केस के ऊपर पाकिस्तान का तमाम मीडिया भी बोला और सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चली, जिसके बाद उसको टेकअप किया गया। आज उस केस का फ़ैसला हुआ और उस केस के फ़ैसले के नतीजे में 2 अफराद को सज़ाएँ सुनाई गई, जबकि 2 अफराद को बरी कर दिया गया। मिशाल खान के वालिद ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया इस सज़ा पर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 2 लोग बरी कर दिए गए हैं उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ वो हायर कोर्ट में जाएंगे। ये जो मिशाल खान का जब वाक़या हुआ था, तो उसके बाद ही एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू हुई थी अज़ खुद सोशल मीडिया पर भी, कि इस हवाले से थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए और किसी के भी हाथ में कानून नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही मुनसिफ और ख़ुद ही सब कुछ बन के फ़ैसले कर दें। हुजूम कभी भी फ़ैसले नहीं करता और हुजूम के किए गए फ़ैसले गालिबन दुरुस्त होते भी नहीं हैं, और किसी की जान लेना ये कोई आसान काम नहीं होता। और ये उससे क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, ये मिशाल खान के जो फैमिली है वो बेहतर बता सकती है। बहुत खूबसूरत नौजवान जो कि सोशली बहुत एक्टिव था, उसके अपने ख़यालात थे जिससे इख्तलाफ या उसके साथ इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन किसी को भी किसी की अपने राय के बारे में या किसी कोई ख़यालात रखने के मामले पर कत्ल कर देना, गालिबन ये तो बहुत ही ब्रूटल चीज़ है। और अब जो भावलपुर में गुज़श्ता रोज़ वाक़या हुआ है, इसके ऊपर अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की है, और उन्होंने उनको इस जो उनका तर्ज़ अमल था, जो उनकी सलाहियतें, जो उन्होंने कायदाना सलाहियत दिखाई, उस पर उनकी तारीफ़ भी की, उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो ये जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, वो भी कुछ इसी किस्म की कायदाना सलाहियतें बहरहाल रखते हैं और पॉपुलर भी हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तो अब यकीनी तौर पर ये वो वाक़या है कि इसको मिसाल बनाने की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म को इस मामले में फ़ौरी तौर पर कोई रिएक्शन देना चाहिए और कुछ इस तरह का
तो कोई एक्ट करना चाहिए जिससे वहाँ जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो उनको इत्मीनान नसीब हो। और जो ये कॉलेज के प्रोफेसर साहब थे जिनके बारे में ये बहुत अमूमी राय जो उसके बाद पता चली कि बहुत ही कूल माइंडेड और बहुत ही अच्छे उस्ताद, और अपनी तालीम जो जिस तरह वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और जो कुछ भी वो करते थे उनकी पसंदीदगी स्टूडेंट्स में, अपने तालिब इल्मों में बहुत ज़्यादा थी। तो उनको अब इंसाफ मुहैया करना इस मुल्क की हुकूमत का काम है, अदालतों का काम है। केस जाएगा, फैसला होगा, मुलजिम ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। लेकिन मुआशरे से इंतहा पसंदी ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को शायद कुछ ऐसे इक़दाम उठाने पड़ें जो न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने उठाए हैं। अब वो वक्त है कि उसके फुटस्टेप को फॉलो किया जाए। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुज़श्ता हफ्ते पंजाब असम्बली में एक बिल मंजूर हुआ जिसमें अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया और वज़ीर आला के हवाले से जो मराहत थी उनमें भी इजाफ़ा किया गया, जिसमें एक ख़ास जो मराहत थी वो ये थी कि जो वज़ीर आला 6 महीने से ज़्यादा अरसे तक अपने ओहदे पर रहेगा उसे ताहयात लाहौर में घर दिया जाएगा इन केस अगर उसके पास लाहौर में घर ना हो। ये शेख वाज़े तौर पर निशानदही करती थी, इशारा करती थी उस्मान बुज़दार की तरफ, जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। इस बिल के पास होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ ये कि इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया बल्कि उन्होंने सख्त तनकीद भी की और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो मुल्क की माली सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें इस तरह का बिल पास किया जाना उसका आवाम में मैसेज कुछ अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गवर्नर पंजाब को इस बात से उनको उस बिल पे साइन करने से रोका और जो वज़ीर आला हैं उनको अपने पास तलब किया। जब वज़ीर आज़म के पास वो गए तो वहाँ पे उन्होंने इस हवाले से अपनी बात कही। आइनी सूरत हाल क्या है? आइनी सूरत हाल तो इस तरह बनती है, जो कानूनी सूरत हाल है कि अगर बिल गवर्नर के पास गया है तो गवर्नर अगर उस पर साइन नहीं करते तो ऑब्जेक्शन लगा के वो उसको वापस भेजेंगे और असेंबली अगर उस ऑब्जेक्शन को ओवर रूल करती है और दोबारा से उसी बिल को पास कर देती है तो आइनी तौर पर गवर्नर इस बात के बाउंड हैं इसके लिए कि वो उस पर फिर दस्तखत करें और वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाए। अभी तक मराहत के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने कह दिया है कि वो जो उनके हवाले से मराहत हैं वो नहीं लेंगे, लेकिन जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बिल है वो अब तक ना से नई वापस हुआ है और ना इस हवाले से कोई नई लेजिस्लेशन सामने आई है। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब। उनके पास क्या इतलात हैं, क्या होने जा रहा है, क्योंकि मामलात पंजाब असम्बली में बहुत थिन मेजॉरिटी है तहरीक इंसाफ के पास और अपनी तनख्वाहों में इजाफा उन्हीं मेंबरान ने मिलजुल के ही ये बिल पेश किया था। सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलमान आबिद साहब, क्या हुआ? अभी तक बिल ना वापस हुआ ना उसके अंदर मजीद कोई लेजिस्लेशन हो रही है, तो आप समझते हैं कि ये बिल वापस हो जाएगा या मामला कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा? जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में उस्मान बुज़दार साहब ने इमरान खान को ये यकीन दहानी कराई थी कि स्पीकर और वज़ीर आला के हवाले से जो मराहत दी गई थी वो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो है ना खुदारा जो कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनकी तनख्वाह में जो इजाफा है वो नागुज़ीर है, उसको इजाफा करने दें क्योंकि ये हमारी बड़ी जरूरत है और अरकान असम्बली में काफी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने उसे भी मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इस मौजूदा सूरत हाल में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं किया जा सकता, इसलिए फौरी तौर पर जो मामला था वो लटक गया है और ये मामला इल्तवा में चला गया है। अब ना सिर्फ वज़ीर आला, स्पीकर बल्कि सूबाई असम्बली के मेंबरान की जो तनख्वाहों का मामला था वो अब इस वक्त इल्तवा का शिकार हो चुका है और उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। और वज़ीर आला जो पंजाब है उस्मान बुज़दार, उन्होंने इमरान खान साहब को ये वजाहत पेश की है कि जो मराहत दी गई है इसके बारे में उनको बिल्कुल लाइलम थे, उनको बताया नहीं गया, बल्कि उन्होंने कहा कि उनको परेशानी है कि उनके निज़ाम के अंदर, पंजाब के अंदर जो सियासी मुदाखलत है वो बहुत ज्यादा है। उनका इशारा यकीनी तौर पे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब और वज़ीर आला जो पंजाब हैं, जो पंजाब के स्पीकर हैं चौधरी परवेज लाई, उनके ऊपर था और उनका ख्याल था कि स्पीकर परवेज लाई और जो गवर्नर पंजाब है
उनकी इंटरवेंशन से सियासी निज़ाम में मुदाखलत बहुत है और ये फैसला भी बुनियादी तौर पर अरकान असम्बली को खुश करने के लिए उन्होंने किया है। तो उस्मान बुज़दार ने अपनी वजाहत पेश की है। उस पर इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को कहा कि आप कोई भी फैसला जो है वो मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ प्राइम पाकिस्तान का, तो आप हमेशा से अपने तमाम मामला में मुझे इत्तेमाद में लें। तो मुझे लगता है कि वो जो फौरी तौर पर एक बहस उठी थी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ये तब्दीली के हवाले से, वो भी ठंडी हुई है और ये जो तनख्वाहों का जो मामला था वो भी खत्म हुआ है। और देखिए बुनियादी बात ये है, ये हमें समझनी होगी, मुमकिन है कि अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, हालात बहुत खराब हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुल्क जिस माशी सूरत हाल से दो चार है और लोग जिस अंदाज से बेरोजगार हो रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ, ऐसे मौके पर जब अरकान असम्बली अपनी तनख्वाहों में और अपनी इमरात में इजाफा करेंगे तो उससे हुकूमत का तसव्वुर जो है वो बड़ा मनफी पड़ना था। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये जरूर कहा गया होगा, इत्तेमाद में भी लिया गया होगा इब्तिदा में, कि हम कुछ अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से इजाफा किया गया और जिस तरह की मराद दी गई, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर को ताहयात जो घर अलाव करने की बात की गई, तो यकीनी तौर पर इमरान खान ने जो रिस्पॉन्स किया है वो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट था। और उससे सलमान आबिद साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, आपने फरमाया कि वजीर आला पंजाब ने शिकायत की, इंटरवेंशन की, और जो गवर्नर सरवर के हवाले से और परवेज इलाही साहब के हवाले से अब दो बातें हैं। एक तो इस शिकायत से ये जाहिर होता है कि वजीर आला पंजाब उतने ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर इमरान खान साहब उनको बनाना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि जो तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है वो मुस्लिम लीग काफ की बैसाखियों पे खड़ी हुई है, तो ऐसी सूरत में वजीर आला पंजाब आजादाना तौर पर किस तरह फैसले ले सकते हैं? बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की है। यकीनी तौर पर पंजाब में जो इस वक्त हुकूमत है उसमें PMLN का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है, लेकिन सवाल ये है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बेबसी का मुजाहरा करते हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के बारे में और परवेज इलाही के बारे में, तो उससे उनकी अपनी साख खराब हुई है। जैसे कि लगा ये कि जैसे ये उस तनख्वाहों के जो सारे मामलात हैं और जो मराद का जो मामलात उस्मान बुज़दार बराह रास्त मुलव्वस हैं, उनसे उनकी सियासी साख खराब हुई, जबकि उन्होंने कहा कि वो इसमें बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि अब एक मौका आ गया है कि इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान को पंजाब कैबिनेट का इजलास की दोबारा सदारत करते हुए, जैसे वो माहाना बुनियादों पर इजलास करते हैं, वो गवर्नर को भी शटअप कॉल दें और परवेज इलाही साहब को भी कहें कि जो वज़ीर आला पंजाब है उन्हीं का हुक्म जो है वो फाइनल हुक्म होगा और उसमें जो सियासी मुदाखलतें हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उस्मान बुज़दार साहब ने भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ अपना कंसर्न शेयर किया है कि जब मामला 3 जगह पर तय होंगे, कहीं कुछ मामला जो है वो उस्मान बुज़दार साहब तय कर रहे हैं, कहीं कुछ मामला गवर्नर सरवर साहब तय कर रहे हैं और कहीं कुछ मामला चौधरी सरवर साहब तय कर रहे हैं, तो उससे एम्बिग्युइटी तो क्रिएट होगी और कुछ मामला वफाक की सतह पर तय हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर वो उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेंटेन रखना चाहते हैं तो उन्हें बाख्तियार भी बनाएं और जो बाकी अफराद हैं उनको समझाएं कि वो उस्मान बुज़दार साहब की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, तफसीलन हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि पंजाब में इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है। जो बिल मंजूर किया गया अरकान असम्बली की तनख्वाहों के हवाले से, उस पर वज़ीर आज़म की नापसंदीदगी थी, लेकिन अब तक वो बिल दोबारा वापस नहीं लिया गया, ना वापस लिया गया, ना कोई नया बिल पेश किया गया। तो अभी तक वो बिल एक कानून की सूरत में गवर्नर की टेबल पर मौजूद है। गवर्नर जब तक दस्तखत नहीं करेंगे उस वक्त तक वो कानून की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। लेकिन महसूस ऐसा होता है कि वज़ीर आला पंजाब खुद भी गालिबन उन्होंने, जैसे सलमान आबिद साहब ने फरमाया कि उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि तनख्वाहों के मामले को न छेड़ा जाए और तनख्वाहों, क्योंकि शायद उस्मान बुज़दार साहब को ऐसा लगता है कि अगर वो बिल अमेंड करके दोबारा पेश किया गया असेंबली में तो शायद वो उसे मंजूर न करवा सकें। पॉलिटिकल सिचुएशन पंजाब में ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने कोशिश की कि उस्मान बुज़दार साहब को एम्पावर करें। उन्होंने कैबिनेट में रद्दोबदल के इख्तियारात भी उन्हें सौंप दिए। सलमान आबिद साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब माहाना बुनियादों पर पंजाब कैबिनेट की सरबराही करते हैं। वज़ीर आला को एम्पावर करना है तो उनको ही सरबराही करने दें, फैसले उनको ही लेने दें और उनके फैसले को ओन करें, तो शायद वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकें। इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नए वज़ीर आला के लिए रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करती है तो गालिबन उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि अब 6 महीने गुजर चुके हैं
और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में अगर इजाफा नहीं होता और अगर ये मामला मज़ीद आगे कोई सूरत इख्तियार करता है तो अगर नए वज़ीर आला का इंतखाब करने की कोशिश भी तहरीक इंसाफ करती है तो उसके लिए पॉलिटिकल बारगेनिंग और पॉलिटिकल निगोसिएशंस में बहुत कुछ उसको देना भी पड़ेगा और बहुत कुछ जो अभी तक उन्होंने अपने इत्तेहादी जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके हवाले नहीं किया, शायद उसमें से बहुत कुछ उनको उनके हवाले करना पड़े। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।